क्या कभी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम इन ग्राफ्स को देखें तो देखो ये ओरिजिन है, इसके ऊपर शायद पॉजिटिव है, इसके ऊपर इसके नीचे नेगेटिव है। यहां पर 2s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। यहां पर 2p 3p ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन का साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। 4s 3s के लिए नेगेटिव, 4p के लिए नेगेटिव, 3d 4d के लिए नेगेटिव। यहां पर इन ग्राफ्स में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कई जगह आपके पास शाई का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम शाई की जगह यूज करते हैं शाई स्क्वायर। ठीक है, हम क्या लिखते हैं यहां पे? शाई स्क्वायर। और यहां पे आपका शाई स्क्वायर ऐसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दिस शाई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस। नोड्स के ऊपर शाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगेन शाई स्क्वायर इज ऑल्सो 0 एट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। लेकिन न्यूक्लियस इज नॉट अ नोड, न्यूक्लियस को हम नोड नहीं करेंगे। न्यूक्लियस के अलावा पूरे 3D स्पेस में ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एक नोड। न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी दोनों को हम नोड्स नहीं कहते। समझ में आता है? तो हम अब शाई की जगह क्या यूज करेंगे? शाई स्क्वायर। सो ग्राफ शुड बी प्लॉटेड बिटवीन शाई स्क्वायर एंड आर। तो हम इन ग्राफ्स को वापस से ड्रॉ करेंगे बिटवीन शाई स्क्वायर एंड आर। तो देखो, अगर शाई स्क्वायर और आर में आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहां शाई स्क्वायर कर दूंगा तो जिसका नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी ग्राफ की इमेज बना दो ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से। ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान है। अगर आपको ये ग्राफ्स आते हैं तो आप इनके थ्रू बाकी ग्राफ्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉर 1s, 1s के लिए शाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो शाई स्क्वायर ग्राफ भी क्या रहेगा? C। फॉर 2s, शाई स्क्वायर एंड आर, ये इसको एक बार पहले कट कर रहा था तो अब उसकी रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। दिस ग्राफ विल बी फॉर 2s। ये क्या होता है आपके पास? एक नोड। सिमिलरली इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर 3s, 3s के लिए कितने नोड्स आएंगे आपके पास? 3 - 0 - 1, दैट इज 2 नोड्स। तो ये ग्राफ इसको 2 बार टच करेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिस ग्राफ विल बी फॉर between chi square and समझ में आता है? So these are the curves for chi square and r for 1s, 2s and 3s. Similarly, we can draw the graph for 2p also. Chi square r, for 2p the curve will be same because 2p के लिए chi negative नहीं आ रहा था. Then for 3p, 3p के लिए कर्व कैसा होगा? एक नोड बनेगा तो एक बार टच करेगा, दिस विल बी योर 3p. सिमिलरली फॉर 4p, दिस इज साई स्क्वायर, दिस इज r. कर्व विल बी लाइक, सिंस 4p में आपके पास 2 नोड्स बनेंगे तो इसको 2 बार कट करना. दिस इज द कर्व फॉर 4p. सेम नेचर आएगा आपके पास 3D के लिए. समझ में आता है? तो इस तरह से आप साई स्क्वायर और आर के बीच में कर्व्स ड्रॉ करोगे, ना कि साई और आर के बीच में. अगेन द पॉइंट वेयर साई स्क्वायर इज 0 विल डिनोट अ नोड. तो आप यहां से बता सकते हो कि कौन कितने नोड्स यहां पे प्रेजेंट हो रहे. इज इट क्लियर? नाउ ये तो था आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन. लेकिन जब हम रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखना होता है, ना कि एक पॉइंट पर. टू चेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. पूरे एक एरिया के अंदर, पूरे हम क्या मान के चल रहे हैं? हम रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम एटम को एक स्फीयर मान के चलेंगे, और हम स्फीयर से रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे हैं. तो हर जगह आपके पास एक सरफेस बनेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसके लिए हम यहां पे एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन.
जिसे हम प्यार से RPDF बुला सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स आपको साई स्क्वायर की जगह ये R स्क्वायर भी लिखा हुआ मिलता है, उसका मतलब सेम है, जैसे R स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ना हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्फीयर इमेजिन करते हैं जिसकी रेडियस है R। अगर मैं इससे dr डिस्टेंस पे मूव करता हूं, से दिस डिस्टेंस इज dr, तो इस dr डिस्टेंस पे सरफेस बनेगी। ठीक है, इस इतने से शेल का वॉल्यूम कितना होगा, इट वुड बी 4 पाई r स्क्वायर dr, 4 पाई r स्क्वायर dr होगा। तो हम अगर इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो हमें इस छोटे से शेल के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से, जहां से हमारे पास क्या आता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, RPDF, which will be equal to 4 pi r square into r square। तो ये होता है मेरे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। यहां पे स्मॉल r क्या है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड कैपिटल R क्या है आपका, नॉट कैपिटल R, इट्स R स्क्वायर, दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप ये जो आपका स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेडेड है, उसको आप किससे कैलकुलेट करते हो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, साथ में आप dr यूज कर सकते हो, dr सिंपली आपको वेरिएशन बता रहा है ऑफ r विद डिस्टेंस। ठीक है, देखो यहां पर भी आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो मैं इन ग्राफ्स को ऑमिट नहीं कर रहा हूं, मैं इन्हीं के साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग RPDF के ग्राफ्स बनाऊंगा। आपको देखना है उनके अंदर डिफरेंस क्या है। P और D के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ S के लिए। देखो अगर हम कर्व बनाते हैं यहां पर, सपोज ये ऊपर कर्व है साई स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर के साई स्क्वायर, और इसे हम R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां पे हम कर्व बना रहे हैं बिटवीन 4 पाई r स्क्वायर एंड r। देखो अगर मैं यहां पे r के लिए 0 रखता हूं तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो 1s का कर्व पहले ऊपर से स्टार्ट हो रहा था वो अब कहां से स्टार्ट होगा, दिस विल बी द कर्व फॉर 1s। अगेन 1s के लिए कोई रेडियल नोड नहीं होता है, इसलिए कर्व इस एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर 2s, 4 पाई r स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज r। अगर हम 2s के लिए कर्व कर रहे हैं तो 2s के लिए एक नोड बनेगा, तो कर्व वुड बी लाइक दिस, दिस इज फॉर 2s। सिमिलरली फॉर 3s द कर्व विल बी 4 पाई r स्क्वायर लाइक दिस। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या है, जब सिर्फ r स्क्वायर था, जब सिर्फ साई स्क्वायर था, तो कर्व s के लिए स्टार्ट हो रहा था टॉप पॉइंट से, लेकिन जब RPDF के लिए आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो कर्व कहां से स्टार्ट होगा, आपका ओरिजिन से। ठीक है, 2p 3p के लिए नेचर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि 2p के लिए कर्व पहले भी कहां से स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिन से, अब भी वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो यहां पे जो मेन डिफरेंस आता है RPDF में, वो आता है किसके लिए, S के लिए। जो कर्व्स पहले पीक ऊपर से स्टार्ट हो रहे थे वो कर्व्स अब कहां से स्टार्ट हो होंगे, आपके ओरिजिन से। तो ये होता है आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप एक कर्व के नेचर को देखकर बता सकते हो कि वहां पर वो कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बताना हो, जैसे हम सिर्फ साई स्क्वायर के लिए बात करेंगे, जनरली हमसे साई स्क्वायर के फॉर्म में ही पूछा जाता है, तो बड़ा आसान है। देखो
जैसे ये कर्व है, दिस इज फॉर आर एंड शाई स्क्वायर, और एक और कर्व है दिस इज आर एंड दिस इज शाई स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि ये कर्व कौन से ऑर्बिटल के लिए, ये कर्व कौन से ऑर्बिटल के लिए। तो बहुत आसान है, देखो जब s है, जब भी आपके पास s का कर्व है, हमें साफ साफ दिख रहा है किसका कर्व है, s के लिए आप मैक्सिमास काउंट कर लो, जितने मैक्सिमा होंगे उसी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा आपका कर्व। जैसे 1 मैक्सिमा, 2, 3, 4, 5, सो दिस कर्व इज फॉर 5s। अगर आप ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो आप और भी आसान है, देखो आप नोड्स काउंट करो, कितने नोड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 रेडियल नोड्स आ रहे हैं, किसके लिए आएंगे, ये तो पक्का ही s के लिए है, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 0। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4। कितने नोड्स 1, 2, 3, 4, l की वैल्यू 0 है तो n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4, सो n विल बी इक्वल टू 5। दिस कर्व इज फॉर 5s। तो आप नोट से बता सकते हो, आप चाहो तो इन पीक से बता सकते हो, समझ में आता है। फॉर दिस केस दिस कर्व विल बी फॉर 3p, नॉट 3p, दिस विल बी फॉर 4p। यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप मैक्सिमा काउंट करोगे, द नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ शेल ऑफ दैट ऑर्बिटल। जैसे यहां पे 4 है, जितने मैक्सिमा आएंगे ना उससे एक ज्यादा उसका ऑर्बिटल होगा। कर्व का नेचर है p के लिए 3 मैक्सिमा है तो कितना होगा 4। अगेन आप नोड से भी काउंट कर सकते हो, 1 नोड, 2 नोड। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 2। p के लिए l कितना होता है 1, दिस इज n माइनस 1 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 2, सो n विल बी इक्वल टू 4। दैट मीन्स द कर्व इज फॉर 4p। तो आप इस तरह से ग्राफ को देखकर ये बता सकते हो कि ये कौन सा आपका ऑर्बिटल है। दिस इज 1s, दिस इज 2s, 4p, 3p एंड सो ऑन। समझ में आता है। तो इस तरह से हम इन ग्राफ्स को रीड करेंगे, हमें इन ग्राफ्स को अच्छी तरह से डिपिक्ट करना आना चाहिए। ये पहली चीज, ये पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो और भी आसान होते हैं, तो बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करना चाहें, अगर ये क्वेश्चन आपका जेईई में आ चुका है और दिखने में तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, देखते हैं करने में क्वेश्चन कैसा है। एक सेकंड दीजिए आप मुझे, चेक द क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखो द रेडियल वेव फंक्शन, the radial wave function of an orbital, the radial wave function of an orbital is given as it's 4 like this। आपको एक ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज psi r इज इक्वल्स टू 1/9√6 a0 3/2 3a² minus 2r a0 e raised to power minus 2r upon a0, where a0 is the Bohr radius, that is radius of first orbit. Calculate the distance of node, calculate the distance of node from the nucleus.
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है आपको, और आपको यहां से नोड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिख रहा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नोड क्या होता है? नोड इज द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो आपको क्या करना है? आपको इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करना है। ठीक है, क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? 9√6 इंटू ए नॉट 3/2, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये वैल्यू जीरो हो सकती है जब आर इक्वल टू इनफाइनाइट हो, और मैंने आपसे पहले भी कहा था न्यूक्लियस और इनफाइनाइट को हम नोड्स काउंट नहीं करते, दैट मीन्स ये भी जीरो नहीं होगा। तो फिर जीरो कौन सी वैल्यू होगी? ये। सो दिस 3r² माइनस 2a0 2ra0 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से r कॉमन कर लो, दिस विल बी 3r माइनस 2a0 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास r की दो वैल्यूज आएंगी, r इक्वल टू जीरो एंड r इक्वल टू 2a0/3। r इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू जीरो नोड नहीं होता है, इट इज न्यूक्लियस। तो r की वैल्यू क्या होगी? 2a0/। तो ये होगी आपके पास डिस्टेंस ऑफ द रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, 2a0/। तो इस तरह से आपके इक्वेशंस मिलते हैं जिनको सॉल्व करके आपको रेडियल नोड की डिस्टेंस निकालनी होती है। दिस वाज योर श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। आप कैसे ऑर्बिटल का बताते हो? जैसे आपके पास ग्राफ गिवन है तो आप उससे ऑर्बिटल बता सकते हो कि आपके पास ये कौन सा ऑर्बिटल होगा। दूसरी चीज, आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जहां से आपको रेडियल नोड की डिस्टेंस पूछी जाती है। सो दीज वर योर क्वांटम नंबर्स एंड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर के कंसेप्चुअल पार्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और फिर इसके बाकी पार्ट्स के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स और श्रोडिंगर इक्वेशंस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा, बट हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ रिव्यू देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, एंड द रूल्स आर, फर्स्ट इज योर ऑफ-बोस प्रिंसिपल, second is your Pauli's exclusion principle, and third is your Hund's rule of maximum multiplicity. So we'll first start off with Aufbau's principle. What Aufbau's principle says, देखो ये principle आपसे कहता है कि whenever you have to fill electrons in different types of orbitals, the electrons will be filled in increasing order of the energy of orbitals. Electrons will be filled in increasing order of energies of orbitals. जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो एक एटम में, these electrons will be filled in increasing order of their energies. हाउ? चलो देखो, हम पता करेंगे एनर्जीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। इसके लिए हम यूज करते हैं N+L रूल। और ये N+L रूल क्या कहता है? लिखो according to this rule, electron will be filled first. According to this rule, electrons will be filled first in that orbital which has lower value of N+L, which has लोअर वैल्यू ऑफ N+L। देखो, अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, से 2s एंड 2p,
आपको पता करना है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में फिल होता है जिसकी एनर्जी होती है लो, और एनर्जी हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ n plus l. That orbital which has lower value of n plus l will be having lower energy, and that orbital which has higher value of n plus l will be having higher energy. तो अगर हम 2s के लिए बात करें, n की वैल्यू हो गई 2, s के लिए l कितना होता है 0, so n plus l is equals to 2. For 2p n is equals to 2 and l is equals to 1, n plus l is 3. तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर जाएगा 2s में, फिर किस में जाएगा 2. ऑफ बोस प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, और एनर्जीज को हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ n plus l. वो ऑर्बिटल जिसके लिए n plus l की वैल्यू कम होगी दैट विल बी एट लोअर एनर्जी, दैट ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n plus l विल बी एट हायर एनर्जी. लेकिन अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स के लिए n plus l की वैल्यू सेम आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, लिखो if two orbitals have same value of n plus l, if two orbitals have same value of n plus l, then electron will be filled in that orbital, which has lower value of n, See for example 3D and 5s. n की वैल्यू कितनी हुई 3D के लिए 3, for d l is equals to 2, so 3 plus 2 is 5. For 5s n is 5, l is 0, 5 plus 0 is, दोनों के लिए n plus l की वैल्यू क्या है सेम. So the electron will be filled first in that orbital which has lower value of n. Lower value of n किसके लिए 3D के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होगा 3D. So this is called n plus l rule or of Bose principle. इसके हिसाब से electrons will be filled in the increasing order of energies of orbitals. तो increasing order क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हमने पढ़ा of Bose principle. Next is our Pauli's exclusion principle. लिखो ये क्या कहता है, लिखो according to this principle, no two electrons in an atom, can have same values of all the four quantum numbers. According to this principle, no two electrons in an atom can have same values of all the four quantum numbers. ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. जैसे अगर हम बात करते हैं सपोज दो कॉन्फिगरेशन 6s1 एंड 6s2, 1 6s, this is 6s2, this is 6s1 electron, this is 6s2. For this orbital n is equals to 6, for this orbital n is also equals to 6. This is s, this is s. For s, l equal to 0, l equal to 0. Then for s, m is equals to 0, again here m, s, for s, m is also equals to 0. This electron, this is iron पे electron, upward arrow, clockwise rotation, s is equals to plus half. Downward arrow, anti-clockwise rotation, s is equals to minus. एक ही ऑर्बिटल के इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर्स तो क्या हैं सेम, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा डिफरेंट. मतलब एक किसी भी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. कोई तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते. तो ये होता है पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसका सीधा सीधा मतलब यह है
कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अगर इन दोनों का स्पिन सेम होता तो दोनों के लिए एस की वैल्यू क्या होती, +12, यानी चारों क्वांटम नंबर्स क्या होते, सेम। लेकिन कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो अगर एक का स्पिन इधर है तो दूसरे का स्पिन इधर होना जरूरी है। दैट मीन्स एन ऑर्बिटल कैन होल्ड और कैन accommodate only 2 electrons, a maximum of 2 electrons with opposite spin। तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका स्पिन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। देन थर्ड इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो ये क्या कहता है, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will not occur, according to this rule pairing of electrons will not occur until each orbital occupies one unpaired electron, until each orbital occupies one unpaired electron। देखो ये रूल क्या है, सपोज वी हैव p ऑर्बिटल। देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 4 एंड 6। एक s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और f में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 40। तो सपोज मुझे p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के 2 तरीके हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3। तो करेक्ट मेथड कौन सा है, ये, दिस इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू पॉलिस-हुन्स रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब तक हर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकते हो। सो द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। समझ में आता है? तो ये 3 रूल्स को हम फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये तो 3 रूल्स थे जो हमें पता होने चाहिए। बाकी आपने भी सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान होता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे लाइक दिस, दिस इज 1s, दिस इज 2s, 2p, 3s, 3p and 3d, then 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, then 6s, 6p, 6d एंड 6f। अब इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, पैरेलल एरोज मार्क करना स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद 1s, देन इसके पैरेलल एरोज मार्क करते जाओ। लाइक दिस। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां तक आएंगे और यहां के बाद वापस से पीछे जाएंगे, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर पीछे जाएंगे और इधर से। तो इस तरह से हम लोग मूव करते जाएंगे। यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। जितना मेरे पास मेरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसी हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का एटॉमिक नंबर है 22, तो मुझे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 22 इज फॉर टाइटेनियम। I'll start off from, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा अपना 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। दिस इज 1s, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, सो 1s2 फिल हो गया। देन कोई नहीं आगे, वापस पीछे आओ, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, फिर कोई नहीं है, फिर पीछे आओ, 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, देन p के बाद 3s, 2, कोई नहीं है, वापस पीछे जाओ, 3p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6, देन 4s, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4s के बाद अब देखो इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हुए,
6 and 2 4, 4 and 2 सॉरी 6 and 2 8, 8 and 2 10, 10 and 10 20। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 22। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 4s के बाद कौन आ रहा है 3d, सो 3d। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 22, दैट इज टाइटेनियम। तो हम इसको वापस से रीअरेंज करते हैं। देखो हमें सिर्फ लास्ट के 2 ही लिखने होते हैं और हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जैसे 3d है वो इनर शेल होता है, 4s इज आउटर शेल। तो इसको एक्चुअली कितना लिखेंगे हम 3d2 4s। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम। समझ में आता है? इसी तरह से मैं और भी एलिमेंट्स लिख सकता हूं। लाइक सपोज मुझे लिखना है कोई एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 53, दैट इज एक्चुअली आयोडीन। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2। देखो हमने कहा था 2 8 8, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां 8 आएंगे, फिर यहां पर कितने आएंगे 18, ठीक है। फिर यहां पे आप फिल करते जाओ, तो हम 2 8 8 18 के हिसाब से फिल करेंगे। बाकी यहीं से देख लेते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। डी में कितने उठाते हैं 10 20 एंड 10 30 36। दिस इज 38। 38 के बाद वापस पीछे आओ, 38 एंड 10 48, क्योंकि डी में 10 आएंगे ना 48। अब आपको चाहिए 53, यानी 5 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा लास्ट में देखें तो 5s2 4d10। अब 5 इलेक्ट्रॉन और फिल करने किस में जाएगा 5p 5। तो इसको रीअरेंज कर लो 4d10 5s2 5p 5। तो जो आपका 53 एटॉमिक नंबर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5s2 5p। तो ये आपके पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको याद रखने होंगे, एंड दोज एक्सेप्शंस आर कॉपर एंड क्रोमियम। तो हम पहले एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। देखो अगर हम यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 1s2 4 6 10 10 and 2 12 12 and 6 18 and 2 20। तो 4s2। अब कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने आ सकते हैं 10, मेरे पास कितने हैं 9, सो 3d 9। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए 3d 9 4s2। लेकिन कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d 10 4s। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है ये वाला। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d 10 4s1, एंड दिस इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ fulfilled and half filled orbitals। ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आया किसकी वजह से आया ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। आपके पास जो भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, फुलफिल्ड हाफ फिल्ड क्या होते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं और डी में 5 होते हैं। दिस कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 6 10। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आए, दिस विल बी कॉल्ड अ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर 1 आए 3 आए और 5 आए देन दिस विल बी कॉल्ड एन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है फुलफिल्ड, देन आपके पास होता है हाफ फिल्ड, एंड देन आपके पास होता है पार्शियली फिल्ड, जो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमेशा में याद रखना है कि मैक्सिमम स्टेबल इज फुलफिल्ड, देन हाफ फिल्ड, एंड देन योर पार्शियली। तो अगर हम कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन देखें
3d 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 4s2, ठीक है। और एक ये कॉन्फ़िगरेशन देखें which is 3d 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 4s2। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, क्योंकि ये कैसा है? फुलफिल्ड। दिस इज पार्शियली फिल्ड, दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज फुलफिल्ड एंड दिस इज दिस विल बी हाफ फिल्ड, दिस विल बी 3d 10 4s1। तो सिंस यहाँ पे आपका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुलफिल्ड है और ये कैसा है? पार्शियली फिल्ड। तो दो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर है, इसलिए कॉपर इस कॉन्फ़िगरेशन की बजाय कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्ट करेगा? ये वाला। सो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d 10 4s1। आपको याद रखना है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d 10 4s1। 3d के अंदर 9 और 4 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेम इज द रीजन फॉर क्रोमियम। अगर आप क्रोमियम का नॉर्मल रूल से कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहो तो वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपके पास 3d 4 4s2, लेकिन एक्चुअली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट वुड बी 3d 5 4s1। क्यों? क्योंकि ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? पार्शियली फिल्ड। एंड हाफ फिल्ड्स आर मोर स्टेबल, इसलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d 5 4s1। तो ये क्रोमियम और कॉपर दो केसेस आते हैं, बाकी और भी केसेस होते हैं जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हो, दैट इज इन डी ब्लॉक्स, तो वो हम वहीं पे बात करेंगे। हाल फिलहाल आपको याद रखना है कॉपर एंड क्रोमियम इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में एक लोचा होता है, और लोचा क्या होता है? कॉपर विल बी 3d 10 4s1 एंड क्रोमियम विल बी 3d 5 4s1। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, हम एक फॉर्मूला और इसे हमें यूज करना चाहिए, आना चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, एंड इट इज इक्वल टू रूट ओवर n इंटू n प्लस 2 bm, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन। ये इसकी यूनिट होती है, इसे हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, that is B, and n is number of unpaired electrons। इस मैग्नेटिक मूवमेंट से हम किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो तरह के सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं बाय मैग्नेटिक कैरेक्टर, वन आर पैरामैग्नेटिक और दूसरे होते हैं डायमैग्नेटिक। द सब्सटेंसेस विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपके एलिमेंट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी n की वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो, तो वो कैसा होगा नेचर में? पैरामैग्नेटिक। अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो नेचर में कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर के हिसाब से सब्सटेंसेस को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वन इज पैरामैग्नेटिक एंड द अदर इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए n क्या होता है? नॉन जीरो, दैट इज कोई एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा। डायमैग्नेटिक क्या होता है? इनके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो हम गिवन एलिमेंट या आयन के लिए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन एक, लाइक कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट of following: Fe3 plus say V2 plus Zn2 प्लस। तो सबसे पहले बात करते हैं Fe3 प्लस की। अगर मैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एटॉमिक नंबर 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 4s2। लेकिन Fe से Fe3 प्लस कब बनेगा? Fe से Fe3 प्लस बनेगा जब Fe से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे।
पहला इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेगा बताओ, 4s से या 3d से? 4s से, क्योंकि 4s क्या है, आउटर मोस्ट शेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं आउटर मोस्ट शेल से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 3d5, दैट इज योर 3d5, 1 2 3 4 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe विल बी रूट ओवर 5 इंटू 5 प्लस 2, दैट इज रूट 35 बी। हमें दूसरा निकालना है V2 प्लस का, तो हम V2 प्लस के लिए बात करते हैं। फॉर V2 प्लस वेनेडियम, वेनेडियम इज 23, जब आप इसका कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करोगे उसका कॉन्फिगरेशन आएगा 3d3 4s2। तो V2 प्लस कब बनेगा, जब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, 3d3 मीन्स 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू रूट 3 इंटू 3 प्लस, that is root 15. Similarly Zn is Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका कॉन्फिगरेशन आएगा 3d10 4s2। सो Zn2 प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, 3d10 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0। तो अगर n 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा, दैट मीन्स Fe3 प्लस एंड V2 प्लस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, whereas Zn2 प्लस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आता है? तो इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? फिर देखो इस पे एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं, वो भी बहुत सिंपल होते हैं। लाइक क्वेश्चन इज एन, आप लिख सकते हो अ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें फिल होता है 3D में, या आप उससे भी इजी कर सकते हो इसको, हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। एन एलिमेंट जिसका Z आपको दिया हुआ है 27 हैज मैग्नेटिक मोमेंट is equals to root 12 या रूट 12 की जगह आप इसे ले लो रूट 35 इन Ma+ फॉर्म। कैलकुलेट the value of A। आपके पास एक एलिमेंट है जिसका Ma+ फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, रूट 35। तो म्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर n इंटू n+2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू रूट 35। रूट 35 मीन्स रूट 5 इंटू 5 प्लस 2, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5। एटॉमिक नंबर कितना है 27। 27 के लिए अगर हम कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे उसी रूल से, तो कॉन्फिगरेशन विल बी 3d7 4s2। तो यहां से आपके पास 3d7 बनाओ 1 2 3 4 5 एंड 4s2। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन 1 2 3 4 5 6 7। मुझे इस एलिमेंट M को एक ऐसी स्टेट में पहुंचाना है Ma+, ताकि यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं 5। तभी तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा
√35। n के लिए कितने आने चाहिए 5। तो यहां से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक ये निकाल दो, एक ये निकाल दो और एक ये निकाल दो। तो क्या बच जाएगा ये 1 2 3 4 5। तो यहां से यहां आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़े 4। दैट मीन्स ये स्टेट कौन सी होनी चाहिए 4+। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू। इस तरह क्वेश्चंस को आप यहां से डील कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों का काम है इसके असाइनमेंट्स करना और इसके और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक रिवीजन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोर्स मॉडल एंड स्पेक्ट्रम। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, राइट द क्वेश्चन, अ हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट, अ हाइड्रोजन लाइक एटम is observed to emit, a hydrogen like atom is observed to emit 6 wavelengths originating from all possible transitions between a group of levels, which have energies between minus 0.85 electron volt and minus 0.544 electron volt, including these two levels, ठीक है। दो लेवल्स के बीच में आपके पास कोई दो लेवल्स है एनर्जीज के, मान लो ये N2 है और ये N1 है, इनके बीच में टोटल 6 लाइंस एमिट हो रही हैं और ये जो लेवल्स हैं इनकी एनर्जीज इन दोनों के बीच में लाई करती है। दिस विल बी माइनस 0.544 एंड दिस विल बी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा कि ये ऊपर होगा और ये नीचे, क्योंकि आपने बोर्स मॉडल में पढ़ा है जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते हो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हायर एनर्जी है, माइनस 0.544 माइनस 0.85 से बड़ा है, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो वो 6 लाइंस एमिट कर रहा है और आपने इन दोनों लेवल्स को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आगे लिखो, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर of the atom, calculate the atomic number of the atom and find the quantum numbers of the levels between which the transition is taking place. तो देखो आपके पास दो लेवल दिए हुए हैं N2 एंड N1, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके हम इसे साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि दो लेवल्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और वो 6 वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन, जितने भी ट्रांजिशन हो सकते हैं उनसे टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही हैं। These levels lie between these two energies, including these two also. ठीक है, आपको बताना है उस एटम का एटॉमिक नंबर और इन दोनों की N2 और N1 की वैल्यूज। सबसे पहली बात, अगर आपका इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2 should be equal to 6. So this equation will be N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 should be equal to 12. अगर मैं N2 minus N1 को x मान लूं तो इक्वेशन बनेगा x into x plus 1 should be equal to 12. So this will be x square plus x minus 12 equal to 0.
अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे तो यहां आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी 3 एंड -4। माइनस वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। दैट मीन्स n2 माइनस n1 मेरा कितना आ गया है 3। एक इक्वेशन बना बिटवीन n2 एंड n1। अगर ये एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, En विल बी इक्वल टू -13.6 z² बाय n² बनेगा। इस लेवल की एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं कहूं En1 दिस विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू z तो मुझे पता नहीं है अपॉन n1²। लेकिन इस लेवल की एनर्जी कितनी दी हुई है आपको, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर n2 I can write En2 will be equal to -13.6 इंटू z² अपॉन n2², और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हम यहां से En2 अपॉन E1 का रेशियो निकाल सकते हैं? अगर आप En2 बाई En1 करोगे यहां पे तो देखो 13.6 से 13.6 कैंसिल, z² से z² कैंसिल, दिस विल बी n1² अपॉन n2² इक्वल टू 0.544 अपॉन 0.85। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.64। दैट मीन्स n1² अपॉन n2² इज इक्वल्स टू 64/100। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू 8/10, दैट इज 4/5 होगा। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 विल बी इक्वल टू, या n1 लिख लो आप सीधा ही, n1 विल बी इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ n2 होगा। ये समझ में आता है आपको? देखो मैंने n1 और n2 में दो रिलेशन काउंट कर लिए, दिस वन n2 माइनस n इक्वल टू 3 एंड दिस सेकंड रिलेशन n1 इज इक्वल टू 4/5 n2। मैं इन दोनों को यूज करके n1 और n2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 3। n1 के लिए यहां पे रखो n2 माइनस 4/5 n2 शुड बी इक्वल टू 3। एलसीएम 5 आएगा, 5 माइनस 4 1, दिस विल बी n2 अपॉन 5 इक्वल टू 3, सो n2 विल बी इक्वल टू 15। इफ n2 is equals to 15 then n1 will be equal to 12। तो ये आ गए इन दोनों लेवल्स के क्वांटम नंबर्स n2 एंड n1। फर्दर आपने कैलकुलेट करना है z, तो इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में n1 या n2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो हम यहां पे इसमें वैल्यू रखते हैं En2 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू z² बाय n2²। सो -13.6 इंटू z² तो निकालना है, n2², n2 इज 15, सो इट्स 225 शुड बी इक्वल टू -0.544। माइनस से माइनस गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो z² आएगा 9, सो z विल बी इक्वल टू z is 3 and n2 and n1 are 15 and 12 respectively। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक्सपेंडेड एप्लीकेशन है ऑफ बोर्स मॉडल एंड स्पेक्ट्रम, दोनों को मिलाकर आपके पास एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास आप बोर्स मॉडल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा लिखो द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, the energy of a hydrogen atom in its ground state, the energy of a hydrogen atom in its ground state is -E, is -E. What will be the velocity of a photoelectron emitted?
what will be the velocity of a photoelectron emitted when a photon having energy EP, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन दी हुई है EP, strikes a stationary Li2+ ion in its ground state. A stationary Li2+ ion in its ground state. देखो आपको एक हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट दैट इज N1 = 1 और Z = 1, एनर्जी दी हुई है कितनी -E, और आपसे कह रहा है कि एक फोटोन आया और इस फोटोन ने किस पे स्ट्राइक किया Li2+ आयन पे, कहां पर, इसकी ग्राउंड स्टेट में, यानी इसके लिए भी इनके लिए कितनी हो गई 1। यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोर्स मॉडल विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। उसने मुझे एनर्जी दी है हाइड्रोजन की और बात कर रहा है किसकी, Li2+ आयन की। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले Li2+ आयन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालूंगा। तो हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। सो E1/E2, E1 is for H, E2 is for Li2+, will be equal to Z1²/Z2², क्योंकि n तो दोनों के लिए क्या है, सेम, दोनों की ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है ना, तो n = 1 हाइड्रोजन के लिए भी, n = 1 Li2+ के लिए भी। Z1 हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, लिथियम के लिए कितना होता है 3²। तो E of Li2+ in its ground state will be 9 times of energy of hydrogen, that is equals to 9 times of E minus 9E। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम यहां पे लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन 0 minus 9E, that is 9E। आपको याद है आयनाइजेशन पोटेंशियल, हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं तो उसे उस स्टेट से निकालकर कहां भेज देंगे हम, इनफाइनाइट पे। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, E∞ minus E1। E∞ 0 होता है और E1 कितना है -9E। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो गई 9E। ये एनर्जी कहां से मिलेगी, इस फोटोन से। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा है हमने, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दो चीजों के बराबर होती है, वर्क फंक्शन दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहां इंसिडेंट एनर्जी कितनी है EP। इलेक्ट्रॉन को इस Li2+ से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 9E, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 12mv²। मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी, मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। ये कितना हो जाएगा 12mv² will be equal to EP minus 9E। So V will be equal to root of twice of EP minus 9E upon। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स दिस Li2+ आयन। इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। फर्दर क्वेश्चंस आपको अपने असाइनमेंट में मिलेंगे जो आपको करना है। यहां पे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट वुड बी गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर।